तो भाइयों, अब तक हमने देखा था कि उतारो ओटेंडो आकी को फ्यूचर डेविल के पास लेकर जाता है कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए। अब आकी के सामने फ्यूचर डेविल आता है और वो एक ही बात बार बार दोहरा रहा होता है कि फ्यूचर का ही राज है, फ्यूचर का ही राज है, फ्यूचर का ही राज है। और ऐसा कहते कहते वो नाचने लगता है और वो आकी को कहता है कि तुम इतने उदास क्यों हो, तुम भी नाचो। तो आकी उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि ये सब छोड़ और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लेगा ये बता दे। और उसको आकी का ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता और डेविल कहता है कि मैं पहले तुम्हारा फ्यूचर देखूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं। और फिर वो आकी को अपना सिर उसके पेट वाली आँख में डालने को बोलता है और आकी अपना सिर उसके आँख में डाल देता है। और थोड़ी देर बाद डेविल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और मैं तुम्हारी आँख में रहूंगा। और आकी कहता है क्या ये इतना आसान था? तो डेविल कहता है कि तुम फ्यूचर में बहुत जल्दी मरने वाले हो और मैं तुम्हें मरना देखना चाहता हूँ, वो काफ़ी मज़ेदार होगा। और तभी वो आकी को उसका फ्यूचर बताने लगता है, लेकिन आकी उसे मना कर देता है। कहता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने दुश्मनों को मारे बिना नहीं मरने वाला। और फिर दोनों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और फ्यूचर डेविल आकी के दाईं आँख में आ जाता है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पावर और डेंजी को मार के किसेबे ने फिर उन दोनों की हालत ख़राब कर दी है। और इस बार वो दोनों किसेबे के गाल में एक खरोच दे देते हैं। इसके लिए किसेबे उन दोनों को बधाई देता है और फिर किसेबे कहता है कि अब तुम दोनों को रोज़ रोज़ ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग करेंगे। और ये सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर किसेबे कहता है कि लड़ाई के दौरान तुम्हें अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए और तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि सामने वाले के पास कौन कौन सा हथियार है। और वो कहता है कि कल वो लोग कटाना मैन और नागिन को भी मारने वाले हैं और अगर वहाँ पर तुम दोनों फेल हुए तो डिवीज़न 4 को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा और फिर मैं तुम दोनों को मार दूँगा। और डेंजी कहता है कि अगर तुम्हारी और मेरी लड़ाई हुई तो मैं तुम्हें दया दिखा करके छोड़ दूँगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बना हूँ। इसके बाद किसीबे माकीमा से मिलने जाता है और माकीमा उम्मीद करती है कि किसीबे ऐसे ही पावर और डेंजी को ट्रेन करता रहेगा। फिर किसीबे कहता है कि मैं उन दोनों से बोर हो गया हूँ और आज तक मैंने जितने भी लोगों को ट्रेन किया है वो सब मारे जा चुके हैं और इसी कारण से मैं ज़्यादा शराब पीने लगा हूँ। और उसे लगा था कि इन दोनों खिलौनों के मरने से उसे कोई भी एहसास नहीं होगा, लेकिन अब उसे डेंजी और पावर से लगाव हो गया है। माकीमा पूछती है कि किसीबे ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो वो कहता है कि पब्लिक सेफ्टी को पहले से पता था कि डिवीज़न 4 पर अटैक होने वाला है और शायद माकीमा को भी। और माकीमा कहती है कि अटैक तो मुझ पर भी हुआ था। और किसेबे बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे कितने हंटर मारे जा चुके हैं और तुम क्या खिचड़ी पका रही हो। और फिर माकीमा कहती है कि वो तो जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों को बचाना चाहती है और उसके बाद डिवीज़न 4 के लोगों को पब्लिक सेफ्टी में एक अच्छी खासी इमेज मिल जाएगी, जिससे फिर उन्हें और ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी और वो और ज़्यादा लोगों को बचा पाएंगे। जिस पर किसीबे माकीमा को झूठा बोलता है। और दूसरी तरफ कटाना मैन और अकाने किसी बिल्डिंग में छुपे हुए थे और दोनों को किसी सेफ जगह पर पहुंचाने का प्लान चल रहा था। और फिर अकाने बोलती है कि माकीमा जब तक ज़िंदा है तब तक वो लोग टोक्यो में कहीं भी चले जाएं वो सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। और फिर कटाना मैन भी बोलता है कि अगर मेरे दादाजी ज़िंदा होते तो हमें भी ऐसे ज़िंदा भागते हुए नहीं देख सकते थे और अभी तो वो डेंजी भी ज़िंदा बचा हुआ है। और फिर अकाने कटाना मैन के आदमियों से बोलती है कि अगर वो मर भी गया तो उसे वापस ज़िंदा किया जा सकता है और तुम लोग ध्यान रखना कि तुम लोगों को कोई काट ना पाए। और वो लोग ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये किस बारे में बात कर रही है। जिस पर कटाना मैन बताता है कि उसके दादाजी उन लोगों के लिए एक सीक्रेट हथियार छोड़ कर गए थे और हम देखते हैं कि इसके ग्राउंड फ्लोर पर ढेर सारे ज़ॉम्बी होते हैं और ये वही लोग हैं जो कि याकूज़ा का कर्जा नहीं चुका पाए थे। और अकाने बोलती है कि अगर ये ज़ॉम्बीज़ किसी को भी काट लें तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और हम लोग इन्हीं के ज़रिए डिवीज़न 4 का खात्मा करेंगे। और इधर यूतारो आकी से बताता है कि शायद वो लोग आज ही टोक्यो वापस चले जाएंगे और उन लोगों का दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। और वो आकी से पूछता है क्या तुम लोग ऐसे लोगों को मार पाओगे जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मारा है।
और तुम लोगों को भी पहले उसने हराया हुआ है। यूतारो बोलता है कि असल में वो लोग भी गन डेविल को मारने के सपने देखते हैं, क्योंकि वो लोग भी इस गन डेविल की वजह से ही डेविल हंटर बने हैं और लोग जानते हैं कि वो लोग कभी गन डेविल को नहीं मार पाएंगे। और यूतारो को आकी की शक्ल देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। और फिर आकी कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, और अगर मैं हार जाता हूँ तो तुम लोग मेरी मौत पर हंस सकते हो। और वो लोग आकी को हेडक्वार्टर ड्रॉप करने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यूतारो आकी की तरफ एक कैन फेंकता है कि भले मैं ही तुमसे नफ़रत करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। और वो आकी को एडवाइस देता है कि स्पेशल डिवीज़न में सभी लोग पागल होते हैं, तो ज़रा बच के रहना। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि माकीमा याकुज़ा गैंग के करंट लीडर के साथ होती है, और वो बताता है कि पिछली बार जो डिवीज़न पर हमला हुआ था वो हमने नहीं करवाया था, बल्कि इसके पीछे एक अकाने नाम की लड़की का हाथ था। इसी ने गैंग मेंबर्स के साथ गन डेविल की डील करवाई थी। फिर माकीमा पूछती है कैसी डील, तो वो बताता है कि उन्होंने हमें गन दिया था और हम लोगों ने उन्हें कुछ पैसे दिए थे, और कितने शर्म की बात है कि डेविल्स को भी पैसे की ज़रूरत होती है। और फिर माकीमा कहती है कि वो उसे इस पेपर पर उसके गैंग के सभी लोगों के नाम लिख के दे दें, और वो मान जाता है। उसे लगता है कि बस उसे थोड़ी दिन की सज़ा देकर छोड़ देंगे। और माकीमा कहती है कि उसे सिर्फ याकुज़ा गैंग के ही नहीं बल्कि दूसरे गैंग के भी मेंबर्स का नाम चाहिए, और जिसने भी डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिस पर वो कहता है कि यह तो पागलपन है, और अगर ऐसा हुआ तो सारे गैंग के बीच में लड़ाई छिड़ जाएगी। और माकीमा बोलती है कि इसी में लोगों की भलाई है, जिस पर वो बोलता है कि तुमने कभी नेसेसरी डेविल के बारे में सुना है? ऐसी बुराई जिससे कभी किसी का भला हो। अगर हम लोगों ने एक दूसरे को मार दिया तो जापान फ़ौरन गैंगस्टरों के लिए ओपन हो जाएगा, और चाइनीज़ और रशियन माफियाज तो और भी ज़्यादा बुरे हैं, और वो यहाँ पर आने के लिए कब से ताक लगा कर बैठे हुए हैं, और हम तो उनके सामने देव मानुस हैं। और तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने उन लोगों को यहाँ आने से रोक रखा है। और फिर माकीमा एक बैग निकालती है, जिससे उसे लगता है कि वो उन लोगों को रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। और माकीमा बोलती है कि इसमें पैसे नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे खड़े सभी लोगों के बीवी बच्चों और रिश्तेदारों की आंखें हैं। और वो देखते हैं कि उस बैग में सच में बहुत सारी आंखें होती हैं। और माकीमा बोलती है कि वो किसी को ऐसे को जानती है जो इन आँखों को उनकी सही जगह पर पहुँचा सके, और ये लोग अगर उन्हें गैंग्स का नाम दे देंगे तो वो इन्हें उस आदमी का पता बता देगी। और फिर उनमें से एक आदमी गुस्से में आकर माकीमा पे पंच मारने लगता है, और माकीमा उसकी तरफ घूरती है और उसकी आंखों में देखती है, और उसके थोड़ी देर बाद ही उस आदमी के नाक में से खून निकलने लगता है, और वो वहीं पर गिर कर के मर जाता है। और फिर माकीमा उठकर कहती है कि नेसेसरी एविल तो एक बहाना है अपने पाप को जस्टिफाई करने का, और समाज को उसका बहाना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ अकाने और कटाना मैन छुपे हुए थे, वहाँ पुलिस और स्पेशल डिवीज़न ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, और अंदर अकाने और कटाना मैन भी पूरी तरीके से तैयार थे कि वो डेंजी को मारकर उसका दिल चुरा लेंगे। डेंजी और पावर और कोबेनी भी वहाँ पर आ जाते हैं, और पावर और डेंजी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे क्योंकि उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। और फिर आके केसेबे से पूछता है कि क्या प्लान है, जिस पर केसेबे बोलता है कि कोई प्लान नहीं है और सब अंदर जाएंगे। और फिर बाकी सब अंदर एंटर कर जाते हैं, और केसेबे पुलिस को बताता है कि वो डिवीज़न 4 का इस हेड है, और पुलिस और डिवीज़न 2 को अंदर की एंट्रेंस को पूरी तरीके से सील करके रखना होगा, और उन आतंकियों का काम डिवीज़न 4 संभाल लेगा। और फिर केसेबे ये भी बताता है कि डिवीज़न 4 के लोगों में से कुछ पूरी तरीके से इंसान नहीं हैं, और अगर उनमें से कोई शहर की तरफ भाग पड़ा तो वो आतंकवादियों से ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। और केसेबे फिर उन्हें सभी हंटर्स के बारे में बताने लगता है ताकि ये उनसे भी लड़ने के लिए तैयार रहें। और केसेबे सबसे पहले शार्क फिंड के बारे में बताता है, जिसका नाम बीम है, और ये किसी भी मटेरियल में ऐसे तैर सकता है जैसे कि कोई पानी हो, और ये कुछ समय के लिए अपने सर को शार्क में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और फिर शार्क सभी ज़ॉम्बीज़ को खाने लगता है, और उनमें से एक टोपी पहने हुए बंदे पर वो हमला करता है, जो कि उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर शार्क फिंड उससे माफ़ी मांगता है कि उसने उसे ज़ॉम्बी समझ लिया था, और इस आदमी का नाम गलगली है, और ये वॉयलेंस फिंड है। और फिर केसेबे बताता है
कि ज़्यादातर डेविल फील्ड बनने के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन वे वैसा नहीं है। और वो एक मास्क भी पहनता है जिससे कोई भी गैस उसके अंदर नहीं जाती, और ये मास्क कभी भी उतरना नहीं चाहिए। और ये लोग ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं और उनके बीच में एक लड़की खड़ी होती है जिससे ये बोलते हैं कि वो यहाँ से भाग जाए। तभी वो इन लोगों की तरफ देखती है और इन लोगों को पता लगता है कि वो भी एक डेविल है और इसका नाम प्रिंसी है। और ये एक स्पाइडर डेविल है जो कि ज़्यादातर समय इंसानी रूप में रहती है। और इंसानी रूप में दिखने वाले डेविल ज़्यादातर शांत होते हैं, लेकिन वो है तो एक डेविल ही। और फिर वो अपने डेविल फॉर्म में आकर के ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है। और तभी एक ज़ॉम्बी की गर्दन टूट के एक लड़के के पास जाती है और फिर वो लड़का उस गर्दन को उठा करके खाने लगता है। फिर ये एक एंजल डेविल है और किसी भी बताता है कि ये एक स्पेशल केस है और इसकी इंसानों से कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी इंसान इसे फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो उसके उम्र से कुछ दिन कम हो जाएंगे। और तभी आके भी यहाँ पर आ जाता है और वो ज़ॉम्बी को काटने लगता है। और तभी एंजल डेविल आके से पूछता है कि उसके पास कोई रुमाल होगा क्या, और आके जा कर के उसे अपना रुमाल दे देता है। और एंजल डेविल हैरान था कि वो उसके इतने पास में आ गया लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। और आकी को पता था कि वो जब तक डायरेक्ट उसको नहीं छुएगा तब तक उसे कुछ भी नहीं हो सकता। और तभी यहाँ पर एक गुंडा आकर के आकी के ऊपर गोली चलाने लगता है, लेकिन एंजल डेविल उसे अपने पर से कवर दे देता है और आके उसे गुंडे को मार देता है। और फिर आकी एंजल डेविल को कहता है कि वो इसको यहाँ से बाहर लेकर जाए। और एंजल को ये बात पसंद नहीं आई होती कि उसे किसी ने ऑर्डर दिया। और फिर आकी पावर और डेंजी को कहता है कि बाकी सब लोग यहाँ पर निपट लेंगे और हमें कटाना मैन और उस अकाने को मारना है। और डेंजी उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ है, और आके कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब उन्हें अलग अलग होकर ढूंढेंगे। और फिर आके वहाँ पर चौथे फ्लोर पर जाता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन आके उसे फिर भी मार देता है। और वहाँ पर तभी 4 गुंडे और आ जाते हैं और अचानक से उनकी नाक से खून निकलने लगता है और वो वहीं गिरकर मर जाते हैं। और इसी समय हम माकी माँ को देखते हैं जो कि एक पहाड़ी पर खड़ी होती है। और याकुजा के बॉस ने इसे उन सारे लोगों के नाम लिख कर दे दिए और माकी माँ ने उसे अपनी पावर से सबको मार दिया। और फिर वहाँ पे आकी को अकाने मिलती है और आकी उसे बोलता है कि चुपचाप तुम मेरे साथ यहाँ से चल दो। और जिस पर अकाने अपने स्नैक डेविल को गोस्ट डेविल को बाहर निकालने को बोलती है। और तभी वहाँ पर गोस्ट डेविल बाहर आता है और अकाने उसे ऑर्डर देती है कि वो आकी को मार दे। और हम देखते हैं कि अकाने के भी नाक से खून निकलने लगा था और आकी एक एक करके गोस्ट डेविल के सारे हाथ काटने लगता है। और आकी ऐसा फ्यूचर डेविल के कॉन्ट्रैक्ट के कारण से कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसे ताकत मिली हुई होती है जिससे वो अपने ऊपर होने वाले अटैक को पहले ही देख सकता है। और तभी फिर वो थक जाता है और गोस्ट डेविल उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।